नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इंडिया वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई इन 2019 में हमारी कंट्री फॉरेन से जो मनी आता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा रिसीव करने वाली कंट्री हमारी कंट्री है थी 2019 में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इक्विटी कैपिटल री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड इंफ्रा कंपनी लोन आर कंपोनेंट ऑफ एफडीआई यानी कि एफडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग और उसके बाद इंफ्रा कंपनी के जो लोन होते हैं ये सारी चीजें इंक्लूड होती है एफडीआई के अंदर, आपसे बोला जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एफडीआई किस चीज से फॉर्म होती है, किस चीज से बनती है, इसके रिगार्डिंग में आपसे बात की जा रही है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफडीआई होता क्या है। अगर एफडीआई की बात करें तो हमारी कंट्री में फॉरेन से यानी कि यूएस से या यूके या किसी भी और कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है हमारी कंट्री में, जो भी डॉलर के फॉर्म में फॉरेन करेंसी में जो मनी आती है, ठीक है, उसे एफडीआई कहा जाता है। अच्छा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 2019 के डाटा के अनुसार हमारी कंट्री वर्ल्ड लेवल पर 9th लार्जेस्ट ऐसी रिप्रेजेंट कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई आई है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे नहीं है हम लोग फर्स्ट की जगह हम लोग 9th नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो गलत हो गया। अब जान लेते हैं एफडीआई के अंदर डिटेल में क्या क्या चीजें होती है। तो इसके अंदर जो आपसे बोला गया कि इसमें इक्विटी कैपिटल होता है। इक्विटी कैपिटल का मतलब ये होता है एक शेयर होता है जिसके पास भी 51% शेयर होता है, वो उस कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है, उसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट अर्निंग की अगर हम बात करें तो यानी कि एक बार आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी मिलता है उसके बदले में, आप उसे जब दोबारा इन्वेस्ट करते हो तो उसे री इन्वेस्टेड अर्निंग बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रा कंपनी लोन, यानी कि जैसे कंपनी ए और कंपनी बी है आपके पास, तो ये दो कंपनी आपके पास है ए और बी। अगर ये आपस में एक दूसरे को जब लोन प्रोवाइड करती है यानी कि कंपनी ए बी को लोन प्रोवाइड करती है, बी ए को लोन प्रोवाइड करती है, तो ये जो मनी होती है इसे बोला जाता है इंट्रा कंपनी लोन, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये सब के सब एफडीआई में इंक्लूड होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा बी हो जाएगा सिर्फ, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ताइवान के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ताइवान। और ताइवान के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है ताइवान बिकम द न्यूएस्ट स्टेट टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यूएनए को ज्वाइन करने वाला अगर ताइवान सबसे लेटेस्ट कंट्री बन चुका है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्री इसके मेंबर बने हुए हैं, तो उसी के अंदर ताइवान ने भी इसे रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये आपसे बोला जा रहा है इसके जनरल असेंबली के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि लाओजोन स्ट्रेट सेपरेट ताइवान फ्रॉम चाइना, यानी कि जो चाइना कंट्री है और जो साउथ में छोटा सा कंट्री है ताइवान, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। इसके बीच का जो स्ट्रेट है, ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम आपसे बोला जा रहा है, इसे ल्यूजॉन स्ट्रेट बोला जाता है इस एरिया से, जहां से ताइवान और चाइना दोनों कंट्री अलग होती है। ये मान लीजिए चाइना है और ये मान लीजिए छोटी सी कंट्री है यहाँ ताइवान। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में मेन लैंड में जो डिफरेंस आता है, बीच में जो गैप आता है जो डिवाइड करता है, इसको ल्यूजॉन स्ट्रेट इसे डिवाइड करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपको चाइना की लोकेशन दिख रही है, यानी कि ये जो बड़ी सी कंट्री आपको दिख रही है ये चाइना है, ठीक है। और चाइना आपको मालूम है सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है ये चाइना, और इसी के साथ ये छोटी सी कंट्री जो आपको दिख रही है ये है ताइवान।
और ताइवान की बात करें, ताइवान के बारे में बोला जा रहा है, जो आपसे बोला गया कि भी ताइवान और इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ठीक है, ये सेपरेट करता है ल्यूजोन स्ट्रेट को। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इन दोनों के बीच में जो डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है वो ल्यूजोन स्ट्रेट बोला जा रहा है, और ताइवान रिसेंटली इसका मेंबर बन गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट पूछा गया है, यानी कि आपसे ये बोला गया कि भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बल्कि ताइवान के बारे में ये है कि ताइवान वर्ल्ड में ऐसी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसने अभी तक यूएनओ को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि ताइवान स्टेट की बात करें, ताइवान स्टेट जो बीच में डिवाइड करती है मेनलैंड चाइना को और ताइवान को। अगर इस क्वेश्चन में जो आपसे लुजोन स्टेट के बारे में जो बोला गया था, लुजोन स्टेट डिवाइड करने का काम करती है ताइवान को और ताइवान के साथ फिलीपींस को। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आइलैंड कंट्री दिख रहे हैं, ये फिलीपींस और ये ताइवान, ये छोटी सी कंट्री यहाँ पे, इनके बीच का जो ये स्ट्रेट है इसे ल्यूजोन स्ट्रेट बोला जाता है, और चाइना और ताइवान को जो डिवाइड करने वाली जो स्ट्रेट है उसे ताइवान स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। अभी जो ताइवान के अंदर ये है कि 1949 से अब तक ताइवान चाइना के अंडर रूल किया है, यानी कि चाइना एक ऑटोनोमस बॉडी होते हुए भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ताइवान और चाइना इस पर मनमानी करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, और आपसे क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नज़का लाइन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, विद रेफरेंस टू नज़का लाइन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नज़का लाइन के बारे में आपको इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, दीज आर द ग्रुप ऑफ जियोफोलोज known as the depict of larger than the life animal, plants and imaginary beings। और सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, this is one of the leeward side of the Andes mountain in अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बोला जा रहा है कि एक माउंटेन एरिया है जिसे आप बोल सकते हो नज़का लाइन, और इस नज़का लाइन के बारे में डिटेल में आपको बताया गया कि यहाँ पर लार्जर ह्यूमन बीइंग या फिर लार्जर एनिमल लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स अवेलेबल है या इमेजिनरी बींग्स अवेलेबल है। कहने का मतलब है इस एरिया में सबसे ज्यादा जानवरों और प्लांट की क्वांटिटी में है, इस एरिया में आपसे बोला जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, दोनों आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और सॉरी करेक्ट है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपको बताना है ये नज़का लाइन के बारे में करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले ये जो आपको बोला गया कि ये अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें नज़का लाइन की, तो ये अर्जेंटीना के अंदर लोकेशन नहीं है, बल्कि पेरू कंट्री जो कि लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, पेरू, ठीक है, पेरू जो कि पैसिफिक ओशन से अटैच्ड है, वहां पर इसकी लोकेशन है नज़का लाइन। और जो कि पेरू की अगर बात करें तो ये ब्राजील, बोलोविया और चिली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम नज़का इस पेरू कंट्री की बात करें तो पेरू कंट्री में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी नज़का लाइन के बारे में जो डिटेल में आपसे बोला गया कि यहाँ पे प्लांट और एनिमल जो है सबसे ज्यादा, ऐसा बोला जाता है कि वैरायटी आप बोल सकते हो इस एरिया में, यानी कि जानवरों की सबसे ज्यादा नंबर में जानवर, और प्लांट की अगर हम बात करें तो उसकी वैरायटी और नंबर्स में सबसे ज्यादा नज़का लाइन में है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में बस लोकेशन में गड़बड़ हो गई, ये अर्जेंटीना में नहीं पेरू में ये लोकेशन है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द मैंडेट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो सारी चीजें जो खेतों में उगाई जाती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, इसके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रूल रेगुलेशन बना के आप ऐसे समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू ओवर रूल लेजिस्लेटिव पास्ड बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर ने अगर कोई रूल बना दिया सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई रूल बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर ओवर रूल नहीं कर सकती।
ओवर रूल का मतलब ये है कि भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती, जो एक बार सेंटर ने बना दिया उसे फॉलो करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है एग्रीकल्चर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। आप लोग जानते ही हैं हमारी कंट्री में 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होता है यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और उसके अलावा एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो तीनों लिस्ट होती है, इन तीनों लिस्ट में ये होता है अगर सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होती है कि भी अगर सेंटर ने रूल बना दिया कोई तो उसे मैंडेट हो जाता है, उसे फॉलो करना था। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मर्जी है कि वो अपने रूल रेगुलेशन डिसाइड कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में अभी जैसे आप जानते हैं कि रिसेंटली सब्सिडी से रिलेटेड कोई डिसीजन हमारी कंट्री में आया है, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री में टोटल 33 ऐसी एंट्री है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि सेंटर और यूनियन दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। अगर सेंटर ने लॉ बना दिए हैं तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है उसके सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन उन सब चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भी स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है इस तरह से, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है कि भी पावर नहीं होता, लेकिन अगर सेंटर ने रूल नहीं बनाया, मान लीजिए कोई रूल नहीं बनाती सेंटर, तो स्टेट उसके ऊपर रूल बना सकता है। तो इट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। टोटली पावर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सेंटर ने अगर रूल नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई बिल पास नहीं किया, तो स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी पास कर सकती है, अदरवाइज उसे सेंट्रल का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट के अंदर आता है। नहीं, ये स्टेट के अंदर नहीं, ये एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें उस एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर सब्जेक्ट तो है स्टेट लिस्ट के अंदर, बट इसके जो रूल रेगुलेशन जो होता है, जो अगर सेंटर ने इसके प्रोडक्शन और इसके सप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर रूल सेंटर ने बना रखे तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन, यानी कि स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, START स्टार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो एक ट्रीटी है USA और रशिया के बीच में, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ट्रीटी है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इन द ईयर 2019। अच्छा, ये एक ट्रीटी स्टार्ट के बारे में आपसे बोला गया। उसके अलावा एक और ट्रीटी है जिसे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी बोला जा रहा है, और इसमें भी USA और रशिया ही है। और इस ट्रीटी के बारे में एक बात और बताई जा रही है आपको, USA ने 2019 में इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि USA ने बोल दिया कि हम इस ट्रीटी को अब नहीं फॉलो करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें टोटली जो क्वेश्चन था आपके लिए वो USA और रशिया के बीच में, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रशिया, ठीक है, रशिया और USA के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक वॉर जैसा जो सिचुएशन क्रिएट हुआ रहता है हरदम, उनके बीच रिलेशनशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि 1991 में जब रशिया फेडरेशन यानी कि USSR को तोड़ दिया गया था, यानी कि कह सकते हैं USSR कोल्ड वॉर हार गई थी, और उसके बाद कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें से एक ट्रीटी थी
स्टेट ट्रीटी, स्टेट फ्रेमवर्क, जो कि 1991 में एग्जिस्टेंस में आई थी, जो कि रशिया यानी कि रशिया और यूएसए के बीच में। अभी क्या हो रहा है कि 2021 में 2021 यानी कि 2021 में ये ट्रीटी क्लोज होने वाली है, यानी कि इसका जो एक्सपायर होने वाली है ट्रीटी, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया, ये स्टार्ट ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच में, हाँ बात बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में, जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में ये एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रीटी के बारे में आपसे बोला गया कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये भी ट्रीटी इन दोनों ही कंट्री यानी कि यूएसए और रशिया के बीच में ही ये ट्रीटी है। इस ट्रीटी में ये है कि लॉन्ग रेंज जितने भी मिसाइल्स वगैरह इनके न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो है, जो कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस वाले हैं, यानी कि जिसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकते हैं, जिस मतलब रेंज के आप न्यूक्लियर वेपन को, उसको ये अब दोबारा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दोबारा बनाएंगे नहीं, इसलिए ये एग्जिस्टेंट में ये ट्रीटी साइन की गई थी। और ये जो साइन की गई थी सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, जो पुराना नाम इसका सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में था। अमेरिका ने इसे 2019 में अगस्त 2 2019 में इस ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने की वजह ये थी कि रशिया और यूएसए को छोड़ते हुए चाइना एक कंट्री ऐसी हो गई थी जो कि काफी बड़े लेवल पर कई तरह के वेपन तैयार कर रही है। तो यूएसए को लग रहा था कि हम इस ट्रीटी को साइन करके इंटरनेशनल लेवल पर बाउंडेड हो गए हैं और हम कुछ रिसर्च डेवलपमेंट काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मिसाइल को लेकर के या अपनी कैपेसिटी इनहेंस करने से रिलेटेड। तो रशिया से उनकी दुश्मनी तो है एक तरफ से अमेरिका की, लेकिन चाइना आजकल मेजर पावर जो बन के आ रहा है, तो उसको डील करने के लिए, उससे टैकल करने के लिए यूएसए ने इस ट्रीटी से बाहर निकल गई थी। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट रशिया और यूएसए से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो अब आपके लिए आज के लिए जो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही स्टेट ट्रीटी और ये जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ये दोनों ही ट्रीटी जब साइन की गई थी, उस टाइम यूएसए और रशिया को कौन लीड कर रहा था, यानी कि दोनों के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।